यूक्रेन रूस के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल गजा के आसमान में उड़ती मिसाइलें आग उगल रही हैं। संघर्ष अफ्रीकी देशों में हो या एशिया या फिर यूरोप में, हर जगह मानवता का दम डर के साए में घुट रहा है। खामोश हैं समाधान तलाशती संस्थाएं, अपने अपने हितों की तलाश में सब व्यस्त हैं। चुनौती आतंकवाद की भी कम नहीं, जो मुंह बाए खड़ी है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आपदा मानव अस्तित्व को लील लेना चाहती है। घटनाएं असामान्य हैं। जहां देखो वहां टकराहट है और कड़वाहट है। स्वार्थों के तले दबा हुआ संसार क्षेत्रीय वैश्विक संघर्षों में घिरा है। निराश हताश दुनिया मानो समय के पैमाने पर रुक गई है। मुश्किल दौर में समाधान से ज्यादा संघर्ष सूझ रहे हैं। इस नाउम्मीदी के अंधेरे में सिर्फ भारत ऐसा देश है जहां समाधान के दरवाजे खुल रहे हैं। यह भारत ही है जिसने कभी भी विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद को अपनाया है। यह वही भारत है जिसकी विरासत की धाराओं में सह अस्तित्व और समावेश बहता है। सदियां साक्षी हैं, जब जब दुनिया को नाउम्मीदी की घटाओं ने घेरा है, तब तब भारत ने ही दुनिया को अहिंसा और मानव कल्याण का सबक दिया है। यह वही भारत है जिसने दुनिया को बुद्ध का मार्ग दिया है। यह वही भारत है जिसने दुनिया को गांधी दिया है। 20वीं सदी ने 2 विश्व युद्ध देखे, लाखों विस्थापितों को देखा, सत्ता के विस्तारवाद को देखा। लेकिन उसी सदी ने गांधी को देखा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देखा, नेल्सन मंडेला को देखा। ये वो नाम है जिनकी विरासत सत्य और अहिंसा थी। नस्लवाद के खिलाफ सत्याग्रह जिनका सिद्धांत था। सदी ने गांधी के सत्याग्रह में अहिंसा का बल भी देखा। ये वही बल था जिसने ब्रिटिश हुक्मरानों की जड़ें हिला दी। बंदूक और अतिवाद को गांधी जी ने अपने शील और सत्य से मात दी। ये असली ताकत है उस गांधी की जिसने दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक और मानवता के मूल्यों को मजबूती दी। ये वही गांधी थे जिन्होंने पोरबंदर से दक्षिण अफ्रीका के पीटरमेरिट्सबर्ग तक का सफर तय किया। और सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने के मूल्य दुनिया को दिए। 31 मई 1893 की पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन की घटना 19वीं सदी का एक ऐसा पल था जिसका इंतजार इतिहास को था। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में सफर करते वक्त
वे नस्लीय हिंसा का शिकार हुए। एक श्वेत व्यक्ति को फर्स्ट क्लास में गांधी की मौजूदगी खली और उसने उन्हें थर्ड क्लास में जाने का फरमान सुना डाला। जब गांधी ने कहा उनके पास फर्स्ट क्लास का पास है, तो वह श्वेत व्यक्ति आग बबूला हो उठा और पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से जबरन उतार दिया गया। उस वक्त गांधी जी की उम्र 24 वर्ष की थी। युवा गांधी का जीवन उसी क्षण बदल गया। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प लिया और तब शुरू हुई उनकी यात्रा। साल 1893 से साल 2014 तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर सत्याग्रह किए, प्रवासी भारतीयों के अधिकारों के लिए जन आंदोलन खड़े किए। (1894) में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया और मानवीय मूल्यों और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति दुनिया का ध्यान खींचा। साल 1906 का था जब दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल सरकार ने भारतीयों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। विरोध स्वरूप गांधी जी ने शुरू किया सविनय अवज्ञा। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को कई बार गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सामने से गुजरना पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से भारत में भी आम जनमानस त्रस्त हो चुका था। अंग्रेज बंगाल का बंटवारा कर चुके थे। स्वराज के लिए उठने वाली आवाजों के खिलाफ अंग्रेजी शासन दमनकारी नीति अपना रहा था। कांग्रेस नेता उस वक्त गांधी जी की ख्याति से परिचित थे। वे गांधी जी से भारत आने का आग्रह कर चुके थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे। तत्कालीन बंबई के अपोलो बंदरगाह पर वे जैसे ही पहुंचे, लोगों में एक उमंग की लहर दौड़ गई। भारत भ्रमण के बाद 20 मई 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम सत्याग्रह आश्रम दिया। उसी आश्रम से गांधी जी ने आजादी की आवाज को बुलंदी दी। बाद में उन्होंने 17 जून 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। राजनीतिक क्षितिज पर गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह रहा चंपारण। 17 अप्रैल 1917 को नील की खेती करने वाले किसानों के हक के लिए गांधी जी ने प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था का विरोध किया। देश पहली बार सत्याग्रह की ताकत से परिचित हुआ। साल 1918 में चंपारण कृषि कानून के द्वारा नील किसानों की मांग पर अंग्रेजों ने मुहर लगा दी। यह पहली सफलता थी, लेकिन इसके बाद एक कई घटनाएं घटती गईं और गांधी जी धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन की धुरी बन गए। साल 1919 प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारतीयों की उम्मीद थी कि अंग्रेजी हुकूमत शासन और प्रशासन में सुधार करेगी, लेकिन अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के जरिए काला कानून थोपने की कोशिश की। एक्ट ऐसा था जिसमें ना तो कोई अपील, ना दलील और ना वकील वाला सिद्धांत लागू किया गया था। पुलिस को अधिकार था कि वह बिना वारंट के तलाशी ले सकती है और किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में उभर रहे
राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का था। 19 मार्च 1919 को इसे लागू किया गया। महात्मा गांधी ने विरोध स्वरूप 6 अप्रैल को व्यापक हड़ताल कराई। ऐसी स्थिति पहली बार देश में बनी थी जिसमें सामान्य जन विरोध स्वरूप खड़े नजर आए, जिसे देखकर अंग्रेज घबरा उठे। उन्होंने गांधी जी, किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। जारी हड़ताल और विरोध के दौर के बीच 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग की घटना। यह वो घटना थी जिसने पूरे भारतीय जनमानस के मन में अंग्रेजों की कायरता और क्रूरता को बेनकाब कर डाला। बैसाखी के दिन शहर में मेला देखने और शहर घूमने के लिए लोग आए हुए थे। उन्हें जालियांवाला में एक सभा की सूचना मिली तो बहुत से लोग वहां पहुंच गए। जब नेता बाग में भाषण दे रहे थे तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा और बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। सभा में करीब 20,000 लोगों की भीड़ थी। लोगों को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। गोलियों की बौछार से बचने के लिए लोगों ने एक कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन डायर की क्रूरता से वे बच नहीं पाए और हजारों लोग शहीद हो गए। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की ताकत से गांधी जी संघर्ष का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उनके अहिंसक आंदोलन की अपील पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को भारतीय समाज के सभी वर्गों और धर्मों का समर्थन मिलने लगा। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 2 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग के तहत अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का त्याग करना था, जैसे स्कूल, न्यायालय या फिर सरकारी संस्थाओं में न जाने का आह्वान किया गया था। अंग्रेजी सरकार को कर न चुकाया जाए, कुछ इस तरह के आग्रह किए गए थे। असहयोग आंदोलन से अंग्रेजी सरकार की नींव हिलने लगी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर के नजदीक पुलिस वालों के दुर्व्यवहार से आक्रोशित लोगों ने पलटवार किया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। उस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ब्रितानी हुकूमत ने गांधी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा। साल 1930 में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। उसके ठीक बाद 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 385 किलोमीटर की पद यात्रा का गांधी जी ने ऐलान किया। ये यात्रा 25 दिन बाद 5 अप्रैल को पूरी हुई। वहीं 6 अप्रैल को समुद्र तट पर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाया। उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा था कि इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूं। अंग्रेजी हुकूमत को यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि भारतीय अब किसी भी सूरत में फिरंगियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांधी जी इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। उन्होंने पुरजोर तरीके से राष्ट्र की मांग की, लेकिन निराशा हाथ लगी। Whatever the result of the mission that brought me to London, I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay in the midst of the poor people of East London. बावजूद अंग्रेजी हुकूमत दबाव से गुजरने लगी। उसी आंदोलन के दबाव स्वरूप
भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित करना पड़ा, जिसके तहत भारतीयों को प्रांतीय सरकार में कई राजनीतिक अधिकार दिए गए। यह दशक ऐसा रहा जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय जनमानस का विरोध कई रूपों और कई बार देखना पड़ा। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चलते रहे और देश में बदलाव होते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के साए में दशक के अंत तक भारतीयों में पूर्ण स्वराज की मांग परवान चढ़ चुकी थी। नौ अगस्त 1942 की तारीख देश के इतिहास में लोगों द्वारा ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार करने की महज एक तारीख नहीं है। यह एक ऐसी तारीख है जब भारत में अंग्रेजी सरकार के खात्मे की शुरुआत हुई। 1942 की इस क्रांति को दुनिया ने अगस्त क्रांति का नाम दिया। यह वही क्रांति थी जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू ने लोगों के लिए करो या मरो का नारा दिया। दुनिया ने इसे अगस्त क्रांति कहा। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। इस क्रांति में लोगों का जज्बा, उनकी आजादी पाने की ललक अपने चरम पर थी। अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सन 1943 में भारत के वायसराय लॉर्ड बेबल ने लिखा था, भारत में हमारी गिनती के ही दिन बचे हैं और घटनाओं को काबू करने की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। आंदोलन तकरीबन 3 साल चला और ये ब्रिटानिया हुकूमत के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में क्लेमेंट रिचर्ड एटली प्रधानमंत्री बने और साल 1946 मार्च में कैबिनेट कमीशन भारत में भेजा गया। राजनीतिक परिदृश्यों को देखते हुए एक अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा हुई। इस दौरान मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग पर अड़ी रही और बाद में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन के प्रस्ताव के साथ 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की औपचारिक घोषणा कर दी। महात्मा गांधी ने आजादी के लिए जन आंदोलन का सहारा लिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा और एक के बाद एक आंदोलन कर अंग्रेजी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। उस दौर में वे ऐसे जननायक थे जिन्होंने समकालीन नेताओं, लेखकों, वैज्ञानिकों को प्रभावित किया। I admire freedom fighters wherever they are. But I still believe that nonviolence is the strongest approach. I think that would apply to the Hungarian situation also. I don't think he was setting forth violence as an alternative. I think he was emphasizing or rather trying to refute an all too prevalent fallacy. And that is that the persons who use the method of nonviolence are actually the weak persons who don't have the weapons of violence, persons who are afraid. I think that is what Gandhi was attempting to refute. Now, in that instance, I would agree with Gandhi that if the only alternative to violence, to fear, is violence and vice versa, then I would say fight. But it isn't the only alternative. आने वाली पीढ़ियों ने तो गांधी के ग्राम स्वराज के आर्थिक मॉडल को भी भरपूर तरीके से अपनाया और उसमें सफल भी हुए। प्रकृति के प्रति उनका दर्शन और सह अस्तित्व की भावनाओं ने नया मार्ग प्रशस्त किया। शांति के दूत महात्मा गांधी 20वीं सदी में जितने प्रासंगिक थे, आज के दौर में भी उतने ही हैं। उस वक्त भी सत्ता के मद में चूर हुक्मरानों के अन्याय और अतिवाद की परीक्षा गांधी के सत्य और अहिंसा ने ली थी। आज भी उनके सिद्धांतों की कसौटी पर आतंकवाद और अतिवाद घुटने टेक देंगे।